नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम हिस्ट्री से डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 35। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 34 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पर दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन को जो है डिटेल में यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 60 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको आंसर करते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, किस भक्ति संत का शिवाजी महाराज के दरबार से संबंध था? ऑप्शन देखिए, रामदास, रामानंद, एकनाथ या फिर ज्ञानेश्वर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का? किस भक्ति संत का शिवाजी महाराज के राज दरबार से संबंध था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का? तो 30 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामदास। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रामदास जो है दोस्तों ये इनका संबंध जो है किसके दरबार से है? तो शिवाजी की महाराज के दरबार से इनका संबंध है। ठीक है, बाकी बात करें रामदास की दोस्तों, तो रामदास के बारे में आप जानती हैं, रामदास जो है ये शिवाजी के दोस्तों आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, क्या आपको पूछा जा सकता है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदास। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, गुरु रामदास ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रामदास ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा लिखा था? दास बोध। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, दास बोध। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है दास बोध नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो रामदास ने तो दोस्तों किस संप्रदाय की स्थापना की थी? धरकरी संप्रदाय। ठीक है, धरकरी। ठीक है, धरकरी संप्रदाय। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि धरकरी संप्रदाय का संप्रदाय की जो है स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे धरकरी संप्रदाय की स्थापना भी जो है गुरु रामदास ने की थी दोस्तों। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं गुरु रामदास से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 31 है दोस्तों, निम्न में से कौन से भक्ति संत का सूरदास की ग्रंथ सूर सरावली पर प्रभाव था? ऑप्शन देखिए, चैतन्य, वल्लभाचारी, माधवाचारी या फिर एकनाथ। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किस संत का सूरदास की ग्रंथ सूर सरावली पर प्रभाव था? तो किस संत का प्रभाव था दोस्तों सूर सरावली पर? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिए। सूरदास का ग्रंथ है दोस्तों सूर सरावली, आप सभी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरदास की ग्रंथ सूर सरावली और उनकी भक्ति पर वल्लभाचारी के पुष्टि मार्ग का गहरा प्रभाव था दोस्तों। मैंने आपको बताया था वल्लभाचारी की पुष्टि मार्ग। ठीक है, वल्लभाचारी की पुष्टि मार्ग का गहरा प्रभाव था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वल्लभाचारी की बात करें तो वल्लभाचारी ने दोस्तों किस दर्शन की स्थापना की थी? मैंने आपको बताया था, इसको ध्यान में रखेंगे। वल्लभाचारी ने दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, शुद्धाद्वैत। ठीक है, शुद्धाद्वैत दर्शन की स्थापना किसने की थी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और वल्लभाचार्य कौन थे दोस्तों? आप सभी जानते हैं, ये सूरदास के
सूरदास जो है दोस्तों ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। और अष्टचाप के प्रमुख कवियों में गिना जाता है इनको, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, दासकूट आंदोलन के गीत किस भाषा में थे? ऑप्शन देखिए, अवधी, ब्रज, कन्नड़ या फिर मलयालम। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 32 का दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कन्नड़, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दासकूट आंदोलन के जो गीत थे दोस्तों वो किस भाषा में थे? तो कन्नड़ भाषा में थे। बात करें दोस्तों दासकूट आंदोलन की, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि दासकूट आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, दासकूट जो आंदोलन है दोस्तों ये हुआ था कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। और इसमें जो गीत थे दोस्तों किस भाषा के थे? कन्नड़ भाषा के थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर करेंगे। 33 है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया के किस शासक ने पैगन में आनंद मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन देखिए, जयवर्मन, सत्यवर्मन, अनिरुद्ध या फिर ज्ञानजित। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको आंसर करना है यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया के किस शासक ने पैगन में आनंद मंदिर का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 का, क्या हो जाएगा? ज्ञानजित, ठीक है, ज्ञानजित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर पैगन राज्य जो था दोस्तों ये कहाँ स्थित था, ये आपको याद रखना है। ये स्थित था दोस्तों बर्मा म्यांमार में, ठीक है। कहाँ था ये? बर्मा, ठीक है, बर्मा म्यांमार में दोस्तों स्थित था दोस्तों राज्य, पैगन राज्य, ठीक है। इसके शासक थे दोस्तों ज्ञानजित, ठीक है। इन्होंने आनंद मंदिर का निर्माण कराया था। कब कराया था आनंद मंदिर का निर्माण, ठीक है, ज्ञानजित ने? तो ध्यान रखेंगे कब कराया था, 1105 में, ठीक है। 1105 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था, इनकी आनंद मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पैगन को जो है क्या कहा जाता है? पैगन को हजार, यानी कि हजारों मंदिरों का शहर इसको कहा जाता है, ठीक है। पैगन को याद रखेंगे, पैगन राज्य को क्या कहा जाता है? हजारों मंदिरों का शहर, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा हजारों मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है। हजारों मंदिरों का शहर, तो हजारों मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? पैगन को कहा जाता है दोस्तों। और ये कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आनंद मंदिर याद रखेंगे। आनंद मंदिर का निर्माण जो है 1105 ईस्वी में किसने कराया था? 1105 ईस्वी में दोस्तों किसने कराया था? ज्ञानजित ने कराया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे दोस्तों। चैतन्य महाप्रभु जो है किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए, शैव, वैष्णव, शाक्त या फिर सूफी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 34 का? ये मैंने आपको बता रखा है कई बार, चैतन्य महाप्रभु जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो 34 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे दोस्तों। 35 है, कंधार के किस सूबेदार ने 1638 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन देखिए, मलिक अंबर, अली मर्दान, खाने जहां लोदी या फिर आसफ खां। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का? कंधार के किस सूबेदार ने 1638 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो यहाँ पर 35 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 35 का?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, अली मर्दान खान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंधार की फारसी सूबेदार दोस्तों अली मर्दान खान ने 1638 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है उस समय जो है जब मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी अली मर्दान ने, तो उस समय जो है किसका शासनकाल चल रहा था, तो आपको ध्यान में रखना है शाहजहां का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, शाहजहां। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। चलिए 36 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है। यानी कि आपको यहाँ पर जो है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों को दिया गया है, जिनको आपने दोस्तों सही क्रम में लगाना है। ऑप्शन देखिए, दोहरिया का चौसा सरहिंद बिलग्राम, चौसा बिलग्राम सरहिंद दोहरिया, चौसा बिलग्राम दोहरिया सरहिंद, या फिर दोहरिया चौसा बिलग्राम सरहिंद। तो यहाँ पर आपको दोस्तों हुमायूं के युद्धों का सही कालानुक्रम जो आपको लगाना है। हुमायूं ने सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा था, उसके बाद फिर कौन सा लड़ा, इस प्रकार से आपने इसमें क्रम में इसको लगाना है। तो हुमायूं ने दोस्तों सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा था, दोहरिया का युद्ध लड़ा था। ठीक है, कौन सा युद्ध लड़ा था, दोहरिया। ठीक है, तो हुमायूं ने सबसे पहले जो है कौन सा युद्ध लड़ा था दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले लड़ा था दोहरिया का युद्ध। ठीक है, पहले लड़ा था दोहरिया का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो दोहरिया आपका ऑप्शन ए और डी में है, तो आपकी सी और बी यहाँ पर आपके कट हो गए। ठीक है, पहले दोहरिया का लड़ा था, तो ध्यान रखेंगे कब लड़ा था दोहरिया का युद्ध। तो ये लड़ा था दोस्तों, कब लड़ा था, आपको ध्यान में रखना है 1532 में लड़ा था। ठीक है, 1532 में हुमायूं ने कौन सा युद्ध लड़ा था दोस्तों, दोहरिया का युद्ध। ठीक है, किसके बीच किसके साथ हुआ था ये युद्ध दोस्तों हुमायूं का, महमूद लोदी के साथ। किसके साथ हुआ था, महमूद लोदी के साथ। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। पहला युद्ध आपको ध्यान में रखना है दोहरिया का युद्ध 1532 में। ठीक है, दूसरा जो युद्ध लड़ा था दोस्तों, चौसा का युद्ध लड़ा था हुमायूं ने, कब लड़ा था, 1539 में। ठीक है, कौन सा लड़ा था, चौसा का युद्ध। ठीक है, तो चौसा दोनों में है आपका, ए में भी डी में भी। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चौसा का युद्ध हुमायूं ने कब लड़ा था, तो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। ठीक है, चौसा के बाद याद रखेंगे आएगा बिलग्राम। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका जो है ये भी कट हो गया, तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला दोहरिया का युद्ध लड़ा 1532, उसके बाद चौसा का 1539, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध लड़ा था दोस्तों। बिलग्राम का कब लड़ा था, 1540 में। ठीक है, बिलग्राम का 1540, और लास्ट में आपका जो है सरहिंद का युद्ध जो है ये लड़ा था दोस्तों हुमायूं ने 1555 में। कब लड़ा था, 1555 में। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर हुमायूं के 4 महत्वपूर्ण युद्धों का ये क्रम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हुमायूं ने सबसे पहले दोहरिया का युद्ध लड़ा था 1532 में, उसके बाद चौसा का लड़ा था 1539, उसके बाद पिलग्राम का 1540, उसके बाद सरहिंद का 1555। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 में दोस्तों आपने आंसर करना है यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को विकल्पों में से सही को चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, 1575 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था। दूसरा, अकबर ने गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर को जीतकर अपने साम्राज्य के सूबों में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कथन ए सही है, कथन बी सही है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा 37 का
1575 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। ये तो आपका दोस्तों सही है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहेगा, ठीक है। बाकी जो है आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर केवल आपका जो है ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक। आप सभी जानते हैं दोस्तों आपका जो प्रश्न में 1575 दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। चलिए 38 का आंसर करेंगे। 38 है दोस्तों 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था? चलिए आंसर कीजिए। शाइस्ता खान, मिर्जा राजा जय सिंह, सिद्दी जौहर या फिर इनायत खान। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ध्यान रखना है शिवाजी ने सूरत पर कब आक्रमण किया था, आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया था दोस्तों, कब किया था? 1664 में, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो उस समय दोस्तों सूरत का जो मुगल गवर्नर था वो कौन था? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 38 का? तो राइट आंसर यहाँ पर 38 का हो जाएगा इनायत खान, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे दोस्तों 1664 ईस्वी में जब शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 1664 ईस्वी में शिवाजी ने जब सूरत पर आक्रमण किया था, उस समय दोस्तों सूरत का जो मुगल गवर्नर था कौन था? इनायत खान था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ शिवाजी ने सूरत पर कब आक्रमण किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनायत खान दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इनायत जब आपका जो है 1664 में जब शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया था, तब वहाँ का मुगल गवर्नर इनायत खान था। और इनायत खान दोस्तों डर कर जो है किले में छिप गया और शिवाजी ने दोस्तों 4 दिनों तक जो है शहर को लूटा था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 का आंसर करेंगे दोस्तों। सुल्तान ए तरीकीन किस सूफी संत को कहा जाता है? आपने आंसर करना है 39 में सुल्तान अ तरीकीन। तो सुल्तान तरीकीन किस सूफी संत को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख सलीम चिश्ती या फिर मीर दर्द। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का? सुल्तान ए तरीकीन जो है किस सूफी संत को कहा जाता है? तो यहाँ पर 39 का दोस्तों आंसर हो जाएगा हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी दोस्तों ध्यान में रखेंगे, इनको जो है कहा जाता है सुल्तान तरीकीन, ठीक है। ध्यान रखेंगे सुल्तान तरीकीन का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। क्या होता है? सन्यासियों का सुल्तान। पूछ लिया जाएगा आपको किस सूफी संत को जो है सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। सुल्तान, ठीक है। तो सन्यासियों का सुल्तान दोस्तों किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये उपाधि थी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, ये उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है। यानी कि हमीदुद्दीन नागौरी को जो है ये उपाधि दी गई थी सुल्तान तरीकीन। और किसने दोस्तों ये उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उपाधि दी थी दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इनको दी गई थी, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारे फैक्ट ध्यान रखने, ठीक है। किसने ये उपाधि दी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सुल्तान ए तरीकीन जो है जिसे सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, ये उपाधि दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी गई थी। यह उपाधि उन्हें चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। चलिए 40 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, आप पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता था? तो आंसर करिए, वकील दर, मुकासा, हुजूर दफ्तर या फिर कार्यालय। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता था? आप सभी ने दोस्तों मराठा साम्राज्य, मराठा प्रशासन के बारे में पढ़ा होगा, तो जिसने मराठा प्रशासन के बारे में पढ़ा है वो इसको जो है सही कर लेगा। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हुजूर दफ्तर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा जाता था दोस्तों। यह मराठा प्रशासन का केंद्र था जहां सभी प्रकार के राजस्व और व्यय का हिसाब रखा जाता था। दोस्तों आपको मैंने बताया था हुजूर दफ्तर जो था ये दोस्तों एक जो है मराठा साम्राज्य का या मराठा प्रशासन का एक केंद्र था दोस्तों। ठीक है, और जहां पर सभी प्रकार के जो है राजस्व, ठीक है, राजस्व और व्यय का हिसाब रखा जाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित पेशवाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको पेशवाओं के नाम दे रखे, इनको इनके काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन देखिए, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। चलिए नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इनका सही क्रम, क्या हो जाएगा इनके? दोस्तों कालानुक्रम आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है पेशवाओं की बात हो रही है तो सबसे पहले नाम आता है बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ऑप्शन सी जो है सबसे पहले आएंगे। ठीक है, इनका जो शासनकाल था दोस्तों बालाजी विश्वनाथ का, तो ध्यान में रखेंगे 1713 से लेकर 1720 तक इन्होंने शासन किया था। 1713 से लेकर 1720 तक। ठीक है, इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद याद रखेंगे बाजीराव प्रथम। ठीक है, इसके बाद जो है किसका नाम आता है? दूसरा बाजीराव प्रथम। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, सी यहाँ पर जो है आपका पहले सी होगा, उसके बाद फिर आपका ए आएगा। जस्ट ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट होगा। पहले आपका बालाजी विश्वनाथ बताया मैंने, इनका शासनकाल जो है अभी बताया था 1713 से लेकर 20 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद बाजीराव आगे। ठीक है, बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 1720 से लेकर 1740 तक। 1720 से लेकर 1740 तक जो है किसका शासनकाल था? बाजीराव प्रथम का। ठीक है, सी ए। उसके बाद फिर बी आएंगे, यानी कि बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव का शासनकाल कब से कब तक था? तो बालाजी बाजीराव का था 1740 से लेकर 1761 आपका 61 तक। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव का शासनकाल कब से कब तक था? 1740 से लेकर आपका 61 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है लास्ट में याद रखेंगे माधवराव का जो शासनकाल रहा है 1761 से लेकर आपका 72 तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, तो यह क्रम रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, CABD। ठीक है, इनका जो है दोस्तों शासनकाल आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको याद है तो आप इसको आसानी से क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो है बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, उसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, उसके बाद बालाजी बाजीराव जिनका शासनकाल था 1740 से 1761 तक, उसके बाद माधवराव 1761 से लेकर 72 तक। ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे दोस्तों। किस मराठा योद्धा ने 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध जो है मराठा सेना
की बागडोर संभाली। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, सदाशिवराव भाऊ, बालाजी बाजीराव साहू और महादजी सिंधिया। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 41 का, 42 का। तो आपको आंसर करना है दोस्तों 1761 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, कौन सा हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ना, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है पानीपत के युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो वास्तविक जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो किया था सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नेतृत्व जो है किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ठीक है, लेकिन जो औपचारिक नेतृत्व था वो पेशवा के पुत्र जो है विश्वास राव के पास था। किसका पास था? औपचारिक की बात करें, ठीक है, औपचारिक नेतृत्व। ठीक है, अगर औपचारिक नेतृत्व की बात आई तो आप ध्यान रखेंगे औपचारिक नेतृत्व किसने किया था? औपचारिक जो नेतृत्व दोस्तों किसने किया था इसका? तो किया था दोस्तों विश्वास राव ने। ठीक है, विश्वास राव। ठीक, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों ये आपको किसके बीच हुआ था आप सभी जानते हैं। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों आपने आंसर करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन को आपने चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर आक्रमण जो है 1663 ईस्वी में किया था। दूसरा देखिए, शिवाजी ने 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल गवर्नर ईस्ता खां की सेना को परास्त किया था। ठीक है, और सी देखिए, शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को शाहजहां ने 5000 का मनसब प्रदान किया। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है दोस्तों सही विकल्प जो है यहाँ पर चुनना है। चलिए 43 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये तो पहला वाला गलत हो गया आपका, ए मैंने बताया था अभी आपको, शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर जब आक्रमण किया था कब किया था? तो 1663 में नहीं किया था। कब किया था? अभी ऊपर बताया था 1664 में किया था। ठीक है, 1664 में किया था शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। बाकी जो है आपका बी और सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएंगे आपकी। ठीक है, ये दोनों सही हैं, बी और सी। शिवाजी ने 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां की सेना को परास्त किया था और शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को शाहजहां ने 5000 का मनसब प्रदान किया था। ये दोनों सही हैं, बी और सी, और पहला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही कूट होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल बी और सी सही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को कौन सी जागीर दी थी? ऑप्शन देखिए, चाटसू, अहमदनगर, गढ़वाल, गया। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का? देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को कौन सी जागीर दी थी? तो 44 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी जागीर दी थी? चाटसू जागीर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चाटसू जागीरदार दोस्तों ये कहाँ थी? ये जयपुर के पास में। ठीक है, जयपुर के पास में थी जागीर। ठीक है, जयपुर के पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देवलगढ़
और नागपुर विजय अभियान के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को चाटसू की जो है जागीर दी थी। ठीक है, और साथ ही साथ जयसिंह ने दोस्तों गौंड शासक कोह शाह को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराई थी। इस सफलता से प्रसन्न होकर उनके मनसब में भी वृद्धि की गई थी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपने आंसर करना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन शुंगकालीन धार्मिक अवस्था के संबंध में गलत है? ऑप्शन देखिए, भागवत धर्म का उदय इस काल में हुआ था। दूसरा देखिए, यवन हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। सी देखिए, गरुड़ स्तंभ लेख के अनुसार दम, भक्ति और प्रमदा से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। या फिर डी, इस काल में पंचवीरों की मूर्ति स्थापना के प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? कौन सा कथन शुंगकालीन धार्मिक अवस्था के संबंध में गलत है? ध्यान रखेंगे कौन सा गलत है, आपको यहाँ पर चुनना है। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये गलत कथन है। गरुड़ स्तंभ लेख के अनुसार दम, भक्ति और प्रमदा से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसन नगर के गरुड़ स्तंभ लेख में स्वर्ग प्राप्ति के 3 साधन जो है बताए गए हैं। ठीक है, न कि भक्ति और प्रमदा। ठीक है, तो कौन कौन से गरुड़ स्तंभ लेख में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पर आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कि जो बेसन नगर का जो गरुड़ स्तंभ लेख है, इसमें स्वर्ग प्राप्ति के 3 साधन जो हैं बताए गए हैं। तो 3 साधन कौन कौन से बताए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला दम, यानी कि दम का मतलब है आत्मसंयम से। ठीक है, दम हो गया। त्याग, ठीक है, दम, त्याग और अप्रमाद। अप्रमाद, ठीक है, 3 आपको ध्यान में रखने। ठीक है, बेसन नगर के गरुड़ स्तंभ लेख में स्वर्ग प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। पहला दम, आत्मसंयम, दूसरा त्याग और तीसरा अप्रमाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे तीनों। चलिए, ये यहाँ पर आपको ये आपका गलत हो गया, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भागवत धर्म का उदय इसी काल में हुआ था। ठीक है, यवन हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, इस काल में पंचवीरों की मूर्ति स्थापना के प्रमाण प्राप्त होते। तो तीनों जो है आपके सही हैं, ए, बी और डी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गलत है, मैंने बता दिया क्यों गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 46, आपको आंसर करना है यहाँ पर 46 में। 46 है दोस्तों, मदुरा के तमिल कवियों के संगम काल की समुन्नत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण किसमें उपलब्ध होता है? चलिए आंसर कीजिए। संगम काल मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि आप संगम काल को अच्छे से इसको तैयार कर लें। संगम काल जो आपका संगम काल है, तो संगम काल में 3 संगम काल का जो सर्वप्रथम जो विस्तृत वर्णन है वो हमें जो है कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। संगम काल का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण जो है दोस्तों, ये हमें मिलता है इरेनार अगप्लोरूल के भाष्य टीका से हमें इसका विवरण मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरेनार याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पर तोलकाप्यम के बारे में बता रखा है। तोलकाप्यम ये द्वितीय संगम का जो है एकमात्र उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए 47 का आंसर करेंगे दोस्तों। 47 है, निम्न में से कौन सा कथन सातवाहन कालीन श्रेणी व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो श्रेणी व्यवस्था मैंने बताया था, सातवाहन काल में जो श्रेणी व्यवस्था चलती थी, तो इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, इसका प्रधान जो है सिस्टिन होता था। दूसरा, इसका मुख्य कार्यालय जो है निगम सभा कहलाता था। श्रेणियों के व्यापारिक नियम श्रेणीबद्ध कहलाते थे, या फिर ये बैंक का कार्य भी करती थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर?
मैंने बताया था दोस्तों आपको सातवाहन काल में जो श्रेणियाँ थी दोस्तों, ये बैंकों की तरह कार्य करती थी। ठीक है, इनके सातवाहन काल में जो इस श्रेणी व्यवस्था थी, आप ये समझ लें आधुनिक रूप में अगर इसको आप समझना चाहें तो बैंक समझ लें। ठीक है, ठीक है। तो श्रेणी व्यवस्था जो है दोस्तों, ये बैंकों की तरह कार्य करती थी सातवाहन काल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है आपका, ये सही नहीं है। श्रेणियों के व्यापारिक नियम जो है श्रेणीबद्ध कहलाते थे, ये जो है आपका क्या है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इनके श्रेणीबद्ध नहीं कहते थे, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे, क्या कहते थे, श्रेणी धर्म कहते थे। ठीक है, श्रेणी धर्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्रेणियों के व्यापारिक नियम जो है श्रेणी धर्म कहलाते थे, न कि श्रेणीबद्ध। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रेणीबद्ध का अर्थ दोस्तों श्रेणी में संगठित होना है, न कि नियम। ठीक है, तो सातवाहन काल में श्रेणियों जो है दोस्तों, जो श्रेणियाँ थी वो बैंकों की तरह कार्य करती थी और ब्याज पर धन देती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और मैंने बताया था आपको कि जो श्रेणी का प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था, सिस्टिन कहा जाता था। ठीक है, और उसका जो कार्यालय होता था वो क्या होता था, उसके कार्यालय को कहते थे निगम सभा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे। चलिए 48 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, आपको आंसर करना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर करें, कौन सा इसमें से गलत कथन है। ऑप्शन देखिए, बृहदेश्वर मंदिर चोल मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा है। बी देखिए, यह तंजावुर में स्थित है, इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, इसमें नटराज सहित शिव के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर कथन गलत है वो आपने चुनना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। जो बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, ये कहाँ है, मैंने बताया था आपको इसके बारे में डिटेल में। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों ये आपका है तंजौर में। ठीक है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसे जो है दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसको। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर को क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम भी याद रखेंगे, राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो है द्रविड़ वास्तुकला का जो है आपका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, जो बृहदेश्वर मंदिर है ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक, द्रविड़ वास्तुकला पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे द्रविड़ वास्तुकला का। ठीक है, द्रविड़ वास्तुकला का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 48 में जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों किसने बनाया था, राजेंद्र प्रथम ने नहीं बनाया था दोस्तों। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने नहीं बनाया था, किसने बनाया था, किसने इसका निर्माण किया था बृहदेश्वर मंदिर का, तो आंसर हो जाएगा आपका राज प्रथम। ठीक है, किसने कराया था, ध्यान रखेंगे राज प्रथम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आंसर हो जाएगा राज प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य जो हैं असत्य हैं। तो यहाँ पर आपको असत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहला देखिए, मथुरा कला में
बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी हैं। दूसरा देखिए, बामियान में गांधार शैली की मूर्तियां हैं। या तीसरा देखिए, गांधार कला शैली आदर्शवादी है। तो यहाँ पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आपको कौन सा तथ्य जो है असत्य है आपने ढूंढना है यहाँ पर। तो असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर 49 में। तो सी आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट और कथन तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा क्या है, ये आपके असत्य हैं दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। यानी कि मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियाँ यथार्थवादी हैं, ठीक है, ये आपका गलत है। उसके बाद गांधार शैली जो है कला शैली आदर्शवादी है, ये भी गलत है, ठीक है। सिर्फ आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये सही है। बामियान में गांधार शैली की मूर्तियाँ हैं, ये आपका राइट है, ठीक है। बाकी दोनों गलत है, पहला और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन सहजयान संप्रदाय के विषय में सही नहीं है। तो सहजयान संप्रदाय के बारे में आपको पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर सहजयान संप्रदाय के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, इसके संस्थापक जो है सरहपाद थे। बी देखिए, इनके अनुसार संसार को त्यागे बिना जीवन की मुक्ति संभव नहीं है। तीसरा देखिए, सहजीय संप्रदाय ने पूर्वी भारत के वैष्णव सहजीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। डी देखिए, ये जाति और संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं करते थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 50 का सहजयान। दोस्तों ये किसकी एक शाखा है, वज्रयान की एक शाखा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। किसकी शाखा है, वज्रयान की, ठीक। तो यहाँ पर आपको 50 में ढूंढना है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा विषय जो है सहजयान संप्रदाय से संबंधित नहीं है बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। इनके अनुसार संसार को त्यागे बिना जीवन की मुक्ति संभव नहीं है, ये कथन जो सो सही नहीं है, ठीक है। बाकी आपके तीनों कथन सही हैं, ठीक है। इसके संस्थापक जो हैं वो हैं सरपा, ठीक है, सहजयान संप्रदाय के। और सहजयान संप्रदाय के ने जो है पूर्वी भारत के वैष्णव सहजीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था। और ये जाति और संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं करते थे, ये भी ठीक है, ठीक है। तो जो सही नहीं है दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है नबूत की सही व्याख्या है। चलिए अब बताइए, यहाँ पर नबूत शब्द दिया है, इसकी सही व्याख्या क्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बिना खेती की बंजर भूमि, अतिरिक्त उपकर, सूखा पड़ने की स्थिति में खेती योग्य क्षेत्र का वह हिस्सा जिसे बोया नहीं गया घोषित किया गया हो, या फिर खेती के लिए उपयुक्त बंजर या प्रतिभूमि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 51 का राइट आंसर नबूत शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा नबूत शब्द। दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा मुगल काल में, ठीक है। जब मुगल काल में दोस्तों, मुगलकालीन जो राजस्व प्रशासन है उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 51 का राइट आंसर नबूत शब्द की जो दोस्तों इसका जो सही व्याख्या है नबूत शब्द की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका सूखा पड़ने की स्थिति में जो है खेती योग्य क्षेत्र का वह हिस्सा जिसे बोया नहीं गया घोषित किया गया हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको जो है आपको ऐसे याद रखना है, जो नबूत शब्द है इसकी सही व्याख्या सूखे पड़ने की स्थिति में खेती योग्य क्षेत्र का वह हिस्सा जिसे बोया नहीं गया घोषित किया गया हो, उसे हम बोलते हैं नबूत। मुगलकालीन राजस्व प्रशासन में दोस्तों भूमि को उत्पादन के आधार पर जो है क्या किया जाता था, वर्गीकृत किया जाता था उत्पादन के आधार पर। अब नबूत जो है ये फसल खराब या पड़ती क्षेत्र में इसको किया जाता था। और इसी प्रकार से एक और था दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द और याद रखना है बूत। एक तो आपको नबूत याद रखना है, दूसरा याद रखना है दोस्तों यहाँ पर बूत, ठीक है। ये दो शब्द याद रखने हैं। बूत जो है दोस्तों ये आपका बोया गया क्षेत्र था, ठीक है, मुगल काल में, ठीक है, बोया गया क्षेत्र जिसको क्या कहते थे बूत।
और जो नबूद था दोस्तों, नबूद क्या था, नबूद जो है ये आपका फसल खराब या पड़ती क्षेत्र में इसको किया जाता था। ठीक है, तो दोनों को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए आंसर कीजिए इसका 52 का। 52 है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के अंत में 2 अधिकारियों को 7000 मनसब के पद पर पदोन्नत किया गया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आपको जो है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के अंत में 2 अधिकारियों को जो है 7000 मनसब के पद पर पदोन्नत किया गया था। वो 2 अधिकारी कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, राजा मानसिंह, मुजफ्फर खान, मिर्जा अजीज कोका या फिर राजा टोडरमल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 52 का? 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल सम्राट अकबर। आप जानते हैं दोस्तों, अकबर के शासनकाल के अंत में राजा मानसिंह, ठीक है, राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका, ठीक है, मिर्जा अजीज कोका, यानी कि आपका पहला और तीसरा जो है आपका राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा किस में है? पहला और तीसरा आपके सी में है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के अंत में राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका को 7000 का सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था। ठीक है, राजा मानसिंह जो है अकबर के सबसे जो विश्वसनीय सेनापति हैं उनमें से एक थे दोस्तों। राजा मानसिंह आप जानती हैं, और राजा मानसिंह जो है ये नवरत्नों में भी शामिल थे। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में भी दोस्तों ये शामिल थे राजा मानसिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में दोस्तों आपको आंसर करना है। 53 है दोस्तों, रानी सिपरी की मस्जिद कहाँ है? चलिए आंसर कीजिए, अहमदाबाद, आगरा, जौनपुर, दिल्ली। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का? रानी सिपरी, रानी सिपरी का मस्जिद कहाँ स्थित है? चलिए आंसर कीजिए 53 का, क्या हो जाएगा? दोस्तों जो रानी सिपरी थी दोस्तों, ये हिंदू रानी थी दोस्तों। कहाँ की? गुजरात की। आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे गुजरात की दोस्तों ये क्या थी? हिंदू जो है रानी थी, रानी सिपरी। ठीक है, इसको हिंदू रानी या सिपरी या असनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर इनकी जो मस्जिद थी दोस्तों कहाँ थी? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 53 में रानी सिपरी की मस्जिद कहाँ है? ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। इसका निर्माण अगर पूछा जाएगा रानी सिपरी की मस्जिद का, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1514 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की हिंदू रानी सिपरी ने इसको दोस्तों करवाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आपको बताना है दोस्तों, कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, कनिष्क, ललितादित्य, धर्मपाल, भोज परमार। कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 54 का? 54 का राइट आंसर करना है, कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ललितादित्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कश्मीर के प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, और ललितादित्य आप जानती हैं दोस्तों, ये कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर करेंगे। 55 है दोस्तों, किस ग्रंथ में
कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों की महिमा बताई गई है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर पहला क्या है, विक्रमांक देवचरित, गौडवोह, अच्युत, राजा अभ्युदय काल या फिर मेघदूत। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। आपको बताना है किस ग्रंथ में कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों की महिमा बताई गई है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकी महिमा का वर्णन है दोस्तों गौड़वध ग्रंथ में, यानी कि गौडवोह। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौडवोह का हो या फिर इसको गौड़वध ग्रंथ भी कहते हैं, जिसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गौड़वध ग्रंथ। ठीक है, इसमें दोस्तों यशोवर्मन की विजयों के बारे में बताया गया है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 56 में दोस्तों आपको क्या बताना है यहाँ पर, चलिए 56 दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 दोस्तों आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़िए, इसको जो है आपका, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, अरिकमेडु पुरास्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है। चलिए आंसर कीजिए। पहला है सर मार्टिमर व्हीलर ने उत्खनन किया था। दूसरा देखिए, यहाँ से हमें भारत एवं रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। और तीसरा है, यहाँ से अरेंटाइन एवं एम्फोरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीसरा भी इसका ऑप्शन देख लें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है एरेंटाइन एवं एम्फोरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो तीनों को आपने ध्यान में रखना है। अरिकमेडु पुरास्थल के संबंध में कौन सा जो है यहाँ पर आपको बताना है सही है। ठीक है, तीनों आप देख लें। अरिकमेडु पुरास्थल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। यहाँ पर तीनों जो है आपके सही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए, बी, सी तीनों जो है सही रहेंगे 56 में। ठीक है, यह पुदुचेरी के निकट दोस्तों, अरिकमेडु जो है ये पुदुचेरी के निकट एक प्राचीन बंदरगाह था दोस्तों। ठीक है, जिसको जो है मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों इसको खोजा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से दोस्तों रोमन बस्ती जो है एम्फोरे और एरेंटाइन मिले हैं दोस्तों, इनके मृदभांड मिले हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीनों को आपने ध्यान में रखना है। सर मार्टिमर व्हीलर ने उत्खनन किया था। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि मार्टिमर व्हीलर ने जो है अरिकमेडु पुरास्थल का जो है उत्खनन कब किया था। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, उत्खनन कब किया था मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका उत्खनन किया था दोस्तों 1945 में, 1945 में इसका उत्खनन किया था। और ये जो आपका अरिकमेडु पुरास्थल है ये कहाँ है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये पुदुचेरी के निकट है। ठीक है, पुदुचेरी के निकट ये पुरास्थल है दोस्तों अरिकमेडु। ठीक है, इसका जो है उत्खनन किसने किया था, मार्टिमर व्हीलर ने किया था। कब किया था, 1945 में। ठीक है, यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए डी ऑप्शन होगा इसका। चलिए आगे चलिए 57 में। 57 में दोस्तों आपको यहाँ पर लेखक और ग्रंथ दिए हैं, इनको आपने सही सुमेलित करना है। चलिए आंसर कीजिए। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 57 का। आपको आंसर करना है दोस्तों, यहाँ पर दिए गए हैं आपके लेखक और ग्रंथ, सही युग्म जो है आपको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा 57 का राइट आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जो नैषधी चरित्रम है, ठीक है, चरितम, ये भास का नहीं है। ठीक है, पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए सैमींद्र अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका जो है बी ऑप्शन भी गलत है। ये सैमेंद्र का नहीं है अवंती सुंदरी कथा। और तीसरा देखिए काव्य मीमांसा राजशेखर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा
आपका काव्य मीमांसा जो है ये ग्रंथ किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है दोस्तों, ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी जो है आपका, केवल सी जो है यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो नैस्ती चरितम है इसको किसने लिखा है दोस्तों? इसकी रचना की है, किसने की है? ध्यान में रखेंगे, श्री हर्ष ने इसकी रचना की है दोस्तों। ठीक है, श्री हर्ष, ध्यान रखेंगे, श्री हर्ष ने रचना की है नैस्ती चरितम की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है अवंती सुंदरी कथा है। ठीक है, अवंती सुंदरी कथा मैंने बताया था, इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना दोस्तों दंडी ने की है। ठीक है, किसने की है? दंडी ने दोस्तों इसकी रचना की है, अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, और उसके बाद काव्य मीमांसा, आप जानते हैं काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो सारे दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा? सूतका गेंडूर, सूतकाकू, बालाकोट या फिर संघूल? क्या हो जाएगा यहाँ पर 58 का राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये आपका बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? आपका संगोल, संगोल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और ये है आपका पंजाब में। ठीक है, भारत के पंजाब में स्थित है दोस्तों संगोल सिंधु घाटी स्थल। संगोल स्थल जो है ये कहाँ है? ये पंजाब में है। बाकी तीनों जो हैं आपके ये बलूचिस्तान में पड़ते हैं। सूतका गेंडोर हो गया, सूतका को हो गया और बालाकोट हो गया। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 59। आंसर करेंगे दोस्तों, 59 है, महाजनपद काल में कुरुओं ने जिस भूभाग पर अधिकार किया वह कौन सा था? ठीक है, आपको बताना है महाजनपद काल में कुरुओं ने जिस भूभाग पर अधिकार किया था वह फैला था, कहाँ तक फैला था आपको बताना है। वैतरणी नदी से जो है वराह नदी तक, गंगा नदी से सरस्वती नदी तक, ऊपरी गंगा से गोमती तक जिसमें दोआब का एक भाग भी था, और डी गोदावरी घाटी के एक भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 59 का? महाजनपद काल में कुरुओं ने जिस भूभाग पर अधिकार किया था वो कहाँ तक फैला था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गंगा नदी से सरस्वती नदी तक फैला हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक और भौगोलिक विवरणों के अनुसार कुरुओं ने जिस भूभाग पर अधिकार किया था वह गंगा नदी से सरस्वती नदी तक फैला था। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आपको। बिंबिसार के शासनकाल में व्यवहारिक महामात्र किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेटों में बता रखा है। तो बिंबिसार के शासनकाल में जो व्यवहारिक महामात्र था ये किसे कहा जाता था? व्यवहारिक महामात्र। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसको कहा जाता था? सेनापति, ग्राम मुखिया, न्यायाधीश या फिर राजवंशी प्रशासक? तो 60 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार के शासनकाल में। दोस्तों बिंबिसार का शासनकाल मगध में था, मैंने बताया था सारी चीज़ें आपको। तो बिंबिसार के शासनकाल में जो व्यवहारिक महामात्र था दोस्तों ये कहा जाता था न्यायाधीश को, या जो उनकी जो जज था उस टाइम पर, जज को कहा जाता था, न्यायाधीश को कहा जाता था। यह अधिकारी दोस्तों दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जो है राजा की सहायता करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।